Hello everyone. Uh, Today we are going to discuss the next topic of microcontroller and embedded system, that is microcontroller 8051 architecture. Okay, before starting the subject, topic, let us again discuss about Mission Fateh. Under Mission Fateh, we have to follow some guidelines, that is for wash your hands frequently, uh, वेयर फेस मास्क और अपने घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ही जरूरी काम हो, अदरवाइज स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपने घर वालों को भी ठीक रखें, आप भी ठीक रहें। ठीक है जी, बाहर मत घूमें और घर में बैठ के ही अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, तो आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक माइक्रो कंट्रोलर 8051 आर्किटेक्चर। लास्ट टॉपिक में हमने माइक्रो कंट्रोलर की सारी जो है बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी, होता क्या है, उसकी फैमिलीज कौन कौन सी हैं, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, तो एक कंप्यूटर है कंप्लीट माइक्रो कंट्रोलर, तो उसका जो एक अपना सारा आर्किटेक्चर होगा, उसके अंदर काफी सारे ब्लॉक डायग्राम्स होंगे या ब्लॉक्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो इसका आर्किटेक्चर है दैट इज नोन एज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था, तो नेम इट्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज द आर्किटेक्चर। आप एक कॉपी पेन, मैं आपको स्ट्रांगली जो है वो डायरेक्ट करता हूँ कि ये आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू कम इन द पेपर। ठीक है, ये पेपर में आएगा, अगर फाइनल पेपर्स हुए इस बार तो 10 मार्क्स में ये जरूर आता है, 100% आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये डायग्राम जो है वो पूरी तरह से याद होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। यू हैव टू नोट इट ऑन द नोटबुक। ठीक है, तो अपनी कॉपी लीजिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसको आराम से बना लीजिए। जब बन जाएगा प्रॉपर तो इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो दिस, अब ये एक आर्किटेक्चर है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले इसका जो मेन ब्लॉक है दैट इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हमें पता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो ये जो सीपीयू है ये प्रोसेसर है बेसिकली, ये सारे अदर देन दैट जो भी ब्लॉक्स हैं इसके साथ अटैच्ड है किसी न किसी इनपुट और आउटपुट सर्किटरी के साथ। इसके साथ इंटरप्ट कंट्रोल है, मतलब इसको जो बाहर से कोई भी इंटरप्ट प्रोवाइड कर सकता है सीपीयू को, मतलब ये किसी बाहर वाले किसी भी डिवाइस की हेल्प करता है। इसके पास इनबिल्ट रोम है, इसके पास इनबिल्ट रैम है। ठीक है जी, एक सेकेंड जी, इसके पास अपनी इनबिल्ट रोम है, इसके पास अपनी इनबिल्ट रैम है, इसके पास अपने टाइमर्स हैं, एक सीरियल पोर्ट है इसके अंदर ही बना हुआ, आईओ पोर्ट्स है, इसके 4 आईओ पोर्ट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर अपना लगा हुआ है। तो एवरीथिंग इट इज हैविंग इट्स ओन, ये एक कंप्लीट कंप्यूटर बन के बाहर निकला है। ठीक है, जो कि एक किसी न किसी मशीन को कंट्रोल करने के काम आता है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम एज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो मींस बहुत छोटा, और जिसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है दैट इज इन माइक्रो सेकंड्स, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, और ये जो नाम है दैट इज 8051। ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपके सामने है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले याद रखने हैं कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले करेंगे हम बात सीपीयू की। ठीक है, सीपीयू क्या है? CPU is basically a central processing unit. It is the heart of the microcontroller. ये हम ना CPU को इसका हार्ट, इसका ब्रेन, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये मेन चीज है। अगर ये ना हो तो प्रोसेसिंग खत्म है। हम कोई भी इनपुट दे दें, कोई भी आउटपुट ले लें, बिना प्रोसेसिंग के वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम जो है हमें जो चाहिए वो वो मिलेगा। तो सीपीयू एक जो मेन रिस्पॉन्सिबल इसका ब्लॉक है, जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो काम होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग सारी इसके अंदर ही होती है। तो इट इज द हार्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर दैट मेनली कंप्राइजेज ऑफ एएलयू एंड सीयू। अब ये दो चीजों से बना होता है, एएलयू दैट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CPU is the primary device in the communicating with peripheral device like memory input and output, और जितने भी इनपुट आउटपुट मेमोरीज हैं वो सबके साथ जो है सीपीयू का इंटरलिंक होता है। ठीक, तो एक प्राइमरी डिवाइस है इन माइक्रो कंट्रोलर। इट सिंक्रोनाइजेज एंड मैनेजेस ऑल द प्रोसेस दैट आर कैरिड आउट इन द माइक्रो कंट्रोलर। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे इसी के द्वारा होते हैं, और सिंक्रोनाइज करता है हर प्रोसेस को एक दूसरे से, ताकि जो है काम बहुत स्मूथली हो सके, राइट।
यूजर हैज नो पावर टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू को कंट्रोल करता है तो यूजर नहीं करता है। इट इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द रोम। उसको कौन कंट्रोल करता है? जो प्रोग्राम हम स्टोर करेंगे रोम में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सीपीयू को नहीं बता सकते कि क्या काम करना है उसने, हम जस्ट एक प्रोग्राम को एक रोम में स्टोर कर सकते हैं और वो प्रोग्राम सीपीयू को बताएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस, एंड कैरीज आउट द डाटा फ्रॉम स्टोरेज एंड देन परफॉर्म इट प्रोजेक्टेड ड्यूटी। अब वो जो रो में हम प्रोग्राम सेव करके रख दिया उसको ये बाहर निकालता है, देन उसको पढ़ता है, उसके बाद ये अपनी एग्जीक्यूशन करता है, किसी भी बस को सिग्नल देता है कि आपने क्या क्या कंट्रोल करना है, ठीक है। CPU मैनेज द डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल इन द माइक्रो कंट्रोलर। अब इसके कुछ अपने रजिस्टर्स हैं, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो भी उसको सबको जो मैनेज करता है वो भी काम CPU का है। सो अगर CPU के बारे में लिखना है तो बहुत सारी ऐसी लाइंस है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो आपने ये कुछ लाइंस याद रखनी है और ये डायग्राम याद रखना है। दो चीजों से बना है, ALU एंड CU। ALU जो ब्लॉक है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है। और CU जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है, सारे कंट्रोल प्रोसेसेस जो है वो सारे CU के द्वारा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरप्ट्स, अभी हमने पढ़ा था इंटरप्ट्स जो है वो एक पार्ट है CPU के ऊपर वाला जो इनपुट दे रहा है उसको। इंटरप्ट होता क्या है? लास्ट सेमेस्टर में हमने माइक्रो प्रोसेसर में भी इंटरप्ट पढ़ा है, एंड द फंक्शन ऑफ द इंटरप्ट इज सेम एज दैट। इंटरप्ट क्या है? किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना है। डिस्टरबेंस ये नहीं कि आप उसको काम करने से रोक रहे हो, एक एक बाहर वाला कोई भी डिवाइस जो है वो कंट्रोलर से अपना काम करवा सकता है, और उस जो वर्ड को हम बोलते हैं कि उस टाइम पे वो कंट्रोलर को बोलता है कि आप अपना काम रोक दीजिए, आप जो अपने काम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो आप प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख लीजिए, और ये काम जो है जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप प्लीज सॉल्व कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड एन इंटरप्ट, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, हम कह सकते हैं कि अदर देन द मेन प्रोग्राम इट विल बी some different program that a microcontroller has to do or something else. Clear? So interrupt is a subroutine call that given by the microcontroller when some other program with high priorities request for acquiring the system buses and interrupts occur in current running program, ठीक है जी। सो बेसिकली क्या है, इंटरप्ट एक से ज्यादा हो सकती है, और वो क्या है, वो उनकी बसेस को, जो कंट्रोलर की बसेस होती हैं उसको मेन काम से हटा के अपने काम में लगाना, उसको इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू पोस्टपोन और डिले द करंट प्रोसेस, परफॉर्म द सब रूटीन टास्क एंड देन रीस्टार्ट द स्टैंडर्ड प्रोग्राम अगेन। अब ये है क्या, एक मेथड है जो मेन काम चल रहा है उसको पोस्टपोन करना और डिले करना, देन जो सब रूटीन टास्क है उसको परफॉर्म करना, जब वो खत्म हो जाए तो दोबारा मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करना। दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट इन माइक्रो कंट्रोलर, 5 टाइप्स हैं इसकी, ये आपने याद रखना है। दो इंटरप्ट्स टाइमर की होती है, टाइमर 0 ओवरफ्लो, टाइमर 1 ओवरफ्लो। दो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट INT0 एंड INT1, और एक जो इंटरप्ट होती है वो सीरियल कम्युनिकेशन से निकलती है, सीरियल पोर्ट से आती है, दैट इज RITA, ठीक है जी। तो ये 5 इंटरप्ट्स है, TF0, TF1, INT0, INT1 और RI और TI। इसके बारे में आगे बहुत डीपली पढ़ेंगे हम, पहले आप बेसिक याद रखना, राइट। नेक्स्ट इज मेमोरी। अब मेमोरी होता क्या है, किसी भी स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी बोलते हैं। तो कंट्रोलर जो है इसको हम बाहर से मेमोरी भी एक्सेस करवा सकते हैं वैसे, बट इसके पास अपनी इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कि ये डाटा को स्टोर करने के काम आती है, या जो भी हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर करके आगे एग्जीक्यूशन में लेके आती है प्रोसेसर्स को। तो फॉर ऑपरेशन माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ प्रोग्राम। माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए क्या चाहिए? प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम गाइड्स अ माइक्रो कंट्रोलर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। और प्रोग्राम करेगा क्या? वो कंट्रोलर को बताएगा कि आपने कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है। This program is installed in microcontroller required some on chip memory for the storage of the program. अब ये कहाँ पे स्टोर होती है? अब ये प्रोग्राम जो स्टोर करना है उसको कहाँ पे स्टोर करना है? एक ऑन चिप मेमोरी चाहिए कंट्रोलर की जिसमें हम ये सारा कुछ स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा एंड ऑपरेंड्स। अब
एक तो हो गया प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं, एक हमें ऐसी मेमोरी भी चाहिए जिसमें हम डाटा को भी स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, तो दोनों की मेमोरी अलग अलग है। ठीक है, अगर हम प्रिंसटन और न्यून बीमन आर्किटेक्चर की बात करें एज इन माइक्रो प्रोसेसर, तो उसमें एक ही मेमोरी होती थी, उसी में प्रोग्राम स्टोर होता था, उसी में डाटा स्टोर होता था। इसमें क्या है, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी चाहिए, प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, और डाटा स्टोर करने के लिए अलग से चाहिए। ठीक है, सो इन माइक्रो कंट्रोलर देयर इज अ कोड और प्रोग्राम मेमोरी ऑफ 4 KB, ये आपने याद रखना है। जो प्रोग्राम मेमोरी है इसकी, दैट इज 4 KB, 4 KB, KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट्स, 4 किलोबाइट्स इसकी रोम मेमोरी होगी, प्रोग्राम मेमोरी होगी। एंड इट हैज ऑल्सो कंप्राइज ऑफ डाटा मेमोरी जो कि रैम होती है, एंड दैट इज ऑफ 128 बाइट्स, और इसकी जो रैम होगी वो 128 बाइट्स की होगी। ठीक है, ये रैम होगी। तो ये दोनों मेमोरी अलग अलग हैं, एक के बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीपीयू आर स्टोर्ड इन द प्रोग्राम मेमोरी, जो जितनी इंस्ट्रक्शंस हम सीपीयू को देंगे वो सारी कहाँ स्टोर हो रही हैं, प्रोग्राम मेमोरी में। इसको हम ROM, दैट इज रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, where the program written in it to it will be retained even the power is down or system is reset. This is called परमानेंट मेमोरी। ठीक है, परमानेंट मतलब कि अगर ये पावर ऑफ भी कर दें हम कंट्रोलर का, तो दोबारा से इसको चलाएं तो वो जो प्रोग्राम इसमें सेव किया हुआ है वो ऑलवेज विल बी सेव्ड। ठीक है, तो आजकल जो इसमें रोम यूज होती है, दैट इज नोन एज डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में भी। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, दैट मींस परमानेंट। In this type of memory, the data can be raised and reprogrammed using special programming signals. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मतलब हम इसका जो जो प्रोग्राम सेव करके रखा हुआ है उसको हम जब मर्जी डिलीट कर सकते हैं और नया प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। When the microcontroller is powered on or manually reset, the processor executes a set of instructions from a predefined memory location in the program memory. Right? Data memory. Data memory क्या होता है, in data memory in a controller is responsible for storing of variables, temporary data, intermediate results and other data for proper operation of program. जितना भी डाटा है, जितना भी temporary storage के लिए हमें मटेरियल चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए या रिजल्ट है टेम्परेरी के स्टोर होते जो, वो सारा कुछ डाटा मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैम, तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मींस कि एक बार पावर को ऑफ कर दिया कंट्रोलर की, द डाटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, और ये इसको रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर्स भी बोलते हैं इस डाटा मेमोरी को, और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर दैट इज SFR भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि यूजर के द्वारा असेस की जाती है। राइट, बस क्या होता है, अब कंट्रोलर की बहुत सारी इंटरनल बसेस होती हैं जिससे ये काम सारा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। बस होता क्या है, लास्ट सेमेस्टर भी पढ़ा है, बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स व्हिच यूजेस एज अ कम्युनिकेशन कैनाल और एक्ट एज मींस ऑफ डाटा ट्रांसफर, जो कि डाटा ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ बस। और इसको हम ग्रुप ऑफ वायर्स बोलते हैं। द डिफरेंट बस कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड्स 8, 16 और मोर केबल। ये कैसे मिलती है हमें, 8 बसेस, 16 बसेस, 32 बसेस, ऐसे ग्रुप्स में मिलती हैं। ठीक है, इट कैन बी 8 बिट्स, इट कैन बी 16 बिट्स, वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करने के लिए काम आती है। दो तरह की बसेस होती है कंट्रोलर में, एड्रेस बस एंड डाटा बस, हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। जो कंट्रोलर की एड्रेस बस है दैट इज ऑफ 16 बिट। ठीक है, एज इन माइक्रो प्रोसेसर उसकी भी 16 होती थी, इसकी भी 16 बिट एड्रेस बस होगी। ठीक है, और ये एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी के बीच ट्रांसफर करती है। ठीक है, डाटा बस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। अब 8 बिट का डाटा बस होता है, 16 बिट की एड्रेस बस होती है, और डाटा बिट्स क्या करते हैं, डाटा बस क्या करती है, ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम वन पेरिफेरल टू अदर पेरिफेरल। राइट, नेक्स्ट इज ऑसिलेटर। इसके अंदर इसका इनबिल्ट ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर होता क्या है, we know that controller is a device that it requires clock pulses for its operation. कंट्रोलर को काम करने के लिए क्लॉक पल्सेस चाहिए। ठीक है, और वो जो क्लॉक पल्सेस कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑसिलेटर। इसके बीच अपना एक ऑन चिप ऑसिलेटर होता है दैट वर्क्स एज अ क्लॉक सोर्स फॉर सीपीयू। ठीक है, द आउटपुट पल्सेस आर स्टेबल, जो इसकी क्लॉक पल्सेस जो पल्सेस होंगी दैट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, और ये जो 6 से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज तक का ऑसिलेटर यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, इसके अपने 4 पोर्ट्स होते हैं।
कंट्रोलर के, जो कि ये काम में आते हैं किसी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के। राइट, एक सेकेंड जी। Normally, microcontroller is used in embedded system to control the operation of machines in the microcontrollers। ठीक है, माइक्रोकंट्रोलर को embedded system में हम क्यों यूज करते हैं? To control the machine। ठीक है, therefore to connect it to the other machine devices or peripherals we require I/O interfacing ports। अब वो कहता है कि कंट्रोलर तो सिर्फ कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। मतलब इनपुट डिवाइस से ये पहले कुछ डाटा लेता है, फिर आउटपुट डिवाइस को वो वापस डाटा प्रोसेस करके देता है और किसी मशीन को कंट्रोल करता है। तो इंटरफेसिंग पोर्ट्स चाहिए, और वो इंटरफेसिंग पोर्ट्स कौन से हैं? दीज आर द आईओ पोर्ट्स। ठीक है, 4 होंगे, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ये चारों के चारों 8 बिट के पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये नाम याद रखने, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। इसको P0, P1, P2, P3 भी बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट इज टाइमर काउंटर। अब टाइमर काउंटर क्या होता है? टाइमर का मतलब जो क्लॉक पल्सेस को चलाता है। ठीक है, टाइमर, हम कहते हैं कि मैंने 10 सेकंड का टाइमर लगा दिया, दैट मींस वो 10 क्लॉक पल्सेस को चलाएगा, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन होगी किसी चीज की, या बजर बजेगा, या स्टॉप हो जाएगा कुछ, या कुछ कुछ भी होगा, मतलब एग्जीक्यूशन करेगा किसी प्रोसेस को। तो दैट इज टाइमर। काउंटर क्या होगा? जो उन पल्सेस को काउंट कर रहा है। ठीक है, टाइमर का मतलब कि इतने इंस्टेंस बाद, इतने क्लॉक पल्सेस बाद कुछ ना कुछ करना है, दैट इज टाइमर। काउंटर क्या है? कि इतनी पल्सेस को काउंट करना है। ठीक है, तो वो काउंटर का काम है। तो माइक्रो कंट्रोलर हैज टू 16 बिट टाइमर्स एंड काउंटर। इसके पास दो अपने 16 बिट टाइमर्स हैं और काउंटर्स हैं। ये टाइमर काउंटर एक ही चीज है। ठीक है, द काउंटर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 8 बिट रजिस्टर। अब जो काउंटर है वो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है 8 बिट। ठीक है, द टाइमर आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटरवल्स टू डिटरमिन द पल्स विड्थ ऑफ पल्सेस। ठीक है, टाइमर को हम मेजरमेंट ऑफ इंटरवल्स के लिए यूज करते हैं। अब ये टॉपिक जो है ये कवर हो चुका है। ये आपको 10 मार्क्स का आएगा। आपने ये डायग्राम याद रखना है। सबसे पहले सीपीयू की बात की थी हमने, देन इंटरप्ट की थी, देन हमने मेमोरी की बात की थी। मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, प्रोग्राम मेमोरी जिसको रोम बोलते हैं, 4K भी होती है, एक रैम होती है जो कि डाटा मेमोरी होती है, और ये 128 बाइट की होती है। ठीक है, देन ऑसिलेटर, इसके पास इनबिल्ट ऑसिलेटर होता है, इसकी बसेस होती हैं, एड्रेस बस और डाटा बस। देन आईओ पोर्ट्स इसके 4 होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। सीरियल पोर्ट होता है इसका अपना, वो जो है वो फुली फंक्शन होता है यूआरट पे, वो आगे बात करेंगे। और टाइमर्स इसके पास दो होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ठीक है जी, सो इसके बारे में कोई दिक्कत हो इस टॉपिक के बारे में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे पिन डायग्राम। थैंक्स।